जी हाँ छात्रों, तो फाइनली आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिए तो आपके डेफिनेटली फुल में फुल नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, v=2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। दूसरा प्रश्न, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उसका उड्डयन काल होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखी संवेग P में संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K=P² बटे 2m। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L=I α। लास्ट क्वेश्चन छठवां देखिए, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v∝m⁴। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगले पेज पर। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल 30 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर a बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग इक्वल संवेग में परिवर्तन होता है। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होती है। छठवां प्रश्न देखिए, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका, बोल्टजमैन नियतांक का मान। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ई, 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन। दूसरा प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.67 × 10⁻8 जूल बटे सेकंड गुणे मीटर² गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां प्रश्न है, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना है 10⁻1 किलोग्राम प्रति मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा T=2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ΔX = λ/2π × Δφ। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। तो ये इसका आंसर करना है, दोनों पदार्थ की समान होती है। पांचवा प्रश्न देखिए, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा = 3/2 बीटा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। यह भी हो जाएगा सत्य। चौथा, स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह हो जाएगा सत्य। और पांचवा प्रश्न, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए। तो हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरा हो जाएगा सत्य, बाकी सारे करने हमें सत्य। अगला प्रश्न देखिए, छठवां है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो इसका आंसर लिखना, सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देना है, ऊर्जा समविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित हो जाती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है।
अगला प्रश्न 7वां है, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम लिखिए। तो इसका आंसर लिखना हमें, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो वे भी आपस में अलग अलग तापीय साम्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? इसका आंसर करना हमें, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इसमें बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो हो जाएगा 8वें का आंसर। नेक्स्ट देखिए, 9वां क्वेश्चन है, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर क्रमांक 9 का आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। यहाँ पे सॉल्व कराएंगे तो 40 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइड लिखना है सर्पी घर्षण, दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर उलटती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है और लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 है, एकदम सिंपल है बच्चों। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 14.7 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 12, सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.023 और दूसरा दिया गया है 34.70। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2 और दूसरे वाले में हो जाएगी सार्थक अंकों की संख्या 4। अगला प्रश्न 13 देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है। या फिर आप इसका अथवा कर लीजिए, अथवा एकदम सिंपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालना हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अचर बल के लिए हमें व्यंजक निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, माना थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसके बाद गति का द्वितीय नियम लगाना है, F बराबर ma, और गति का तीसरे समीकरण से s की वैल्यू निकालनी है। W बराबर FS सूत्र होता है, तो F की जगह में F की वैल्यू, S की जगह में S की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये जो पूरा है जो डेल्टा के बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 है। आप लोग इसका अथवा देख सकते हैं। केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। एकदम सिंपल है। केपलर के ग्रह के संबंधित 3 नियम थे। सबसे पहले हेडिंग डालना, केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो हो जाएगा केपलर का तीसरा नियम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 है हमारे सामने। द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना है, द्रव के ताप पर समानता, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर सत्संजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अशुद्धियों की विलेयता पर। तो इसका आंसर लिखना है, यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना है, संदूषण। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनायुक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 16 है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक साइड लिखना है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17 है, वैन डर वाल्स समीकरण को बीमी विधि से हल करना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए। स्टोक के नियम को हमें बीमी विधि से हल करना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। आप लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे बीमी विधि से हल करेंगे तो लास्ट में आंसर निकल के आ जाएगा F बराबर 6 पाई ईटा आर भी। यही स्टोक का नियम है। अगला प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसके लिए हम व्यंजक निकालें यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा y इक्वल x tan थीटा माइनस 1/2 gx² बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है,
किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है इस न्यूमेरिकल का। एंड इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे सामने निकल के आएगा टी इक्वल 0.7 मिनट, या इसको बोल सकते हैं 42 सेकंड। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक टी इक्वल 2π√L/g का निगमन कीजिए। बताइए कि आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी बताना हमें। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना में सरल लोलक, किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन, अवितान्य एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हैं व्यंजक हेडिंग डालना है और यहाँ पे चित्र बनाना है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 में मान रखने पर तो ये वैल्यू निकल के आएगी, इसको मानेंगे समीकरण 3। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाना है। एंड यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस का वाई, आवर्तकाल के लिए व्यंजक। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2π/t। तो लास्ट में हमारे सामने निकल के आ जाएगा टी इक्वल 2π√L/g। यही अभी सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक है।